Hello students. Hello. Hello. Hello students. Welcome to Filler Form channel. तो अब हमारा जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का अलग से टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हुआ है, यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए बना हुआ है। और जो है अब अलग से हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट का बना दिया है टेलीग्राम चैनल। वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा अगर वो टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करते हैं। हमारा अभी कोर्स शुरू हुआ है KVS PGT हिस्ट्री के लिए और TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। और जो इसकी क्लासेस जो 15 अगस्त से शुरू हुई हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है वो फिलर फॉर्म चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। टोटल 25 क्लासेस वहाँ आपको देखने को मिलेंगी और इसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर और कहीं चैनल में जो है फुल कोर्स नहीं करवाया जाता है फ्री में। वहाँ पर आपको कुछ टॉपिक ही करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फिलर फॉर्म चैनल पर आपको जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। 9 बजे डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। तो इसमें TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट और PGT हिस्ट्री के लिए और CTET का बैच भी है, इसमें भी आपका फुल कोर्स करवाया जाएगा। और 15 अगस्त से शुरू हुआ है। सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास आपकी 9 बजे होगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा नीचे 820983784444। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है www.fillerform.info। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और फिलर फॉर्म हमारा चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी क्लास को लाइक कीजिए और एंड तक बने रहिए। तो क्लास को बीच में छोड़ के स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो कंटेंट बेस्ड है हमारा जो भी टॉपिक है। तो हमारा जो ये कंटेंट है वो NCERT पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी आवाज़ जो बीच में गूंज जाती थी, माइक की वजह से ऐसा हो रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, लेकिन हम उसको जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट जो है सुनाई दे। तो अब से आज सभी को क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। तो आज का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ और जो भी टर्म यूज़ होती हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंड रिन्यूएबल सिस्टम पर है। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट के द्वारा दीवानी प्राप्त हो जाती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। दीवानी का मतलब होता है कि उन्हें कंपनी को जो है इन क्षेत्रों से कर इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किस प्रकार से कर को इकट्ठा किया जाता है, इसकी जानकारी नहीं थी। मुगल काल में क्या होता था, जागीरदार होते थे जो कर इकट्ठा करते थे, उसके नीचे जमींदार होते थे, फिर किसान होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है जमींदारों को कर इकट्ठा करने का अधिकार देती है। उसका आधार देखेंगे, वो किस आधार पर जो है जमींदारों को कर इकट्ठा करने का अधिकार देती है। तो इस प्रकार से जो है स्थायी बंदोबस्त, पहले जो शुरुआत होती है लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, पहला था स्थायी बंदोबस्त। इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, और जो है एक इसका दूसरा नाम है जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको जो शुरुआत की थी, मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो है कि किसने इसकी शुरुआत की थी, तो मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये टाइम इम्पोर्टेंट है, 1793, ये याद रखना। यहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो यही जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है और एनसीईआरटी की बुक का है, और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पूरा मतलब अभी एनसीईआरटी का ही जो है कंटेंट आपको कंसेप्ट में समझा रही हूँ, और जिस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं वही आपको बताती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाए। और बिल्कुल जो मैं पहले देखती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही मैं उसी के बेस पर आपको जो है वो करवाती हूँ, कंटेंट देती हूँ। तो 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो यह क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्या था एक्चुअल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लागू करता है, क्यों करता है, उसके पीछे ये जमींदारों को ही कर इकट्ठा करने का अधिकार क्यों देता है, तो इसके पीछे भी देखेंगे। तो कम यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच एक समझौता था पूरा सब इकट्ठा करने के लिए। इसे सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू किया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था पहले, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको याद रखना, क्योंकि बंगाल को 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता प्राप्त होती है, तो उसके बाद जो मुगल सम्राट और कंपनी के बीच एक समझौता होता है, और उसके बाद उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसलिए ही कंपनी को यहाँ सबसे पहले कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त होता है। और बाद में उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी और वाराणसी में भी इसको लागू किया जाता है, और बाद में इसको मद्रास, वाराणसी में भी लागू किया जाता है। तो ये 5 जो जगह हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यही जो है जगहों के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कॉर्नवालिस ने इस प्रणाली के बारे में जो है इंग्लैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था प्रचलित थी, वहां पर भी जो है जमींदार जो होते थे वो स्थायी स्वामी थे। तो कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड में जैसी व्यवस्था प्रचलित थी पूरा सब इकट्ठा करने की, तो उसने यहाँ पर भी सोचा कि यहाँ पर भी जो जमींदार हैं वो जोत के स्थायी स्वामी थे और किसानों से राजस्व एकत्रित करते थे। तो इसलिए जो कॉर्नवालिस ने कहा जैसा इंग्लैंड में चल रहा है वैसे ही भारत में चलेगा। भारत में हम क्या करते हैं, जमींदारों को ही राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, मुगल काल में जो है जमींदारों के ऊपर एक दीवान नियुक्त किया जाता था, जो कि वो जमींदारों को कंट्रोल में रखता था, क्योंकि जमींदार भ्रष्ट होने का डर रहता था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे, वो भारत की अभी लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं पाए थे कि यहाँ पर जो है कर कौन इकट्ठा करता है। तो वो इंग्लैंड में जैसा चल रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जमींदार ही हैं जो जमीन नौ के मालिक माने जाएंगे और वही कर इकट्ठा करेंगे। उन्होंने भारत में जमींदारों के एक वंशानुगत वर्ग के निर्माण किए में योगदान दिया। तो कॉर्नवालिस ने इस तरीके से जमींदारों का एक वंशानुगत वर्ग तैयार हो गया, यानी कि जब जमींदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा भी क्या है, जमींदारी के यानी कर इकट्ठा करने का अधिकार उसको मिल जाता था। इसी कारण इस व्यवस्था को जो स्थायी बंदोबस्त को है वो जमींदारी प्रथा का नाम दिया गया था। तो इसी कारण जमींदारों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच जो है कर इकट्ठा करने के लिए एक समझौता होता है, और इसी समझौते के कारण क्या है, इस व्यवस्था को जमींदारी प्रथा का नाम दिया जाता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, और किस आधार पर जो है जमींदारों को ही भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है तो आप यस चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। The permanent settlement of Bengal was implemented by the East India Company during the time period of Lord Cornwallis in 1793. So here are two important points. First one is it was implemented in Bengal, and it was implemented by the Governor General Lord Cornwallis. It was basically an agreement between company and the Jamindar. First, it was enacted in Bengal, Bihar, and Odisha. Later, in northern Madras and Varanasi district. Cornwallis thought of this system as inspired by the land revenue system prevalent in England, where the Jamidar were permanent owners of their holdings and they collected revenue from the farmers and looked after their interest. He envisaged the creation of a hereditary class of landlords in India. This system was also called Jamidari system. तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के जो फीचर्स हैं, ये किस प्रकार से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लेना, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 1793 में कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं बंगाल, उड़ीसा, बिहार से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में इसकी शुरुआत करते हैं। इसे जो है जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है और स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था, जमींदारों को जो है भूमि के मालिक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है किसमें किसानों को जो है भूमि का मालिक माना गया था, पूरे गांव को माना गया था, या जमींदारों को माना गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अब जमीन पर जो मालिकाना अधिकार था वो अपने पास रखा था। तो इस तरीके से जो है ऑप्शंस दिए होते हैं
और उसमें से आपको जो राइट ऑप्शन है ये आएगा उसमें कि जमींदारों को जो है भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो वहाँ जो है जमींदार को ही भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जमींदारों को किसानों से कर इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और आपको पता भी होना चाहिए स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो यहाँ फिर क्या होता है, जहाँ जमींदार जमीन के मालिक बन जाते हैं वही वास्तविक किसान जो है। देखो, जमींदार जमीन के मालिक नहीं थे। मुगल काल में क्या होता था, उन्हें सिर्फ कर इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। जमीन तो जो है वो जागीरदार की होती थी और जो है उसको सेवा के बदले जो है मुगल सम्राट देता था। लेकिन जो है वास्तविक जो है जमीन का मालिक उस समय जमींदार नहीं था। जो, जो किसान था उस समय वो काश्तकार बन गया था, यानी एक मजदूर की तरह काम करने लग गया था। कम उपज होने पर भी किसान को कर का भुगतान करना होता था और कर का भुगतान नकद में किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इन सभी को जो है आप नोट कर लेना, क्योंकि यही जो है इससे आपके बहुत ही अच्छे जो है नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो कर का भुगतान उस समय नकद में किया जाता था। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कई बार कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो उसमें जो भू राजस्व है वो किस रूप में अदा किया जाता था, वो नकद में ही दिया जाता था। और इसमें क्या होता है, इस प्रणाली को शुरू करने से पहले यानी स्थायी बंदोबस्त से पहले क्या होता था, कर का भुगतान वस्तु के रूप में किया जा सकता था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मुगल काल में इससे क्या पहले क्या होता था, इससे पहले कर का जो भुगतान है वो वस्तु के रूप में भी किया जा सकता था, यानी कि अनाज देकर इस तरीके से जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है तो वो नकद में ही जो है कर इकट्ठा करती है और वसूली की जो राशि को वो 11 भागों में बांट देती है। तो उसमें क्या होता है कि 11 हिस्से में से सिर्फ 1/11वां जो हिस्सा होता था वो जमींदारों का होता था और 10/11 का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। यानी सिर्फ 1% जो है 11 में से वो जमींदारों के पास होता था और जो है ये इतना परसेंट जो है 11 में से 10 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है। तो एग्जाम्स में ऐसे ही सेम जो ऑप्शंस देखने को मिलेगा, उसमें लिखा होगा आपके पास 9/11, 8/11 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है कितना कर इकट्ठा करने का निर्धारित किया गया था। तो उसमें ऑप्शंस इस प्रकार से रहते हैं 9/11, 8/11, 10/। तो आपको याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 जो है हिस्सा मिलता था। और जमींदारों के हिस्से की भी बात होती है तो उसमें ऑप्शंस में आ जाएगा 2/11, 3/11, 10/11। तो आपको याद रखना जमींदारों का हिस्सा 1/11 था, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा इस पॉइंट को फोकस कर रही हूँ, इस पे लास्ट वाले को, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो लाइक कीजिए और रेगुलर रहिए। आपको एक छोटा सा ही काम करना, बस रेगुलर रहना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको यहाँ फुल कोर्स करवाया जा रहा है और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देखना फुल कोर्स नहीं करवाया जाता, वहाँ पर पेड होता है, वहाँ कुछ टॉपिक आपको जो है समझा दिए जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी जो है फुल कोर्स जो है आपको नहीं करवाया जाता। तो इसलिए बस आपको रेगुलर रहना है। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, 9 बजे होती है। तो ये स्थायी बंदोबस्त के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
अब इसमें कमियां क्या थी, ये भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि इस प्रणाली में क्या क्या दोष थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इसके क्या दोष थे। तो इसने एक तो ये किया कि इसने जमींदारों का एक वंशानुगत वर्ग तैयार कर दिया, यानी जमींदार जो है आप जमीन के मालिक समझे जाने लगे और वो किसानों का शोषण करने लगे। और जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसमें क्या है होता है, जमींदार जो है अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो सबसे बड़ा जो घातक परिणाम है उसका यही होता है, जो जमींदार है वो किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने लगते हैं और अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी से फ़ायदा मिल रहा था। तो इस तरीके से ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है कमियां थी, डिसएडवांटेजेस इसमें आप इसको आप कह सकते हैं कि उस समय क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो इस प्रणाली का दोष यह था कि जो जमींदारों की इसकी दक्षता जमींदारों की प्रकृति पर निर्भर करती थी, यानी कि यह स्थायी बंदोबस्त अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा सब कुछ जमींदारों के ऊपर निर्भर करता था। यदि वे अच्छे थे तो किसानों और भूमि के हितों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी, यानी कुछ जमींदार जो थे अच्छे थे वो किसानों और भूमि दोनों का ही ध्यान रखते थे, और कुछ जमींदार थे वे भूमि में सुधार भी करेंगे जो संबंधित सभी के लिए फायदेमंद होगा। अगर जमींदार बुरे थे तो वे किसानों की दुर्दशा और भूमि के प्रति जो है लापरवाह रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर जमींदार अच्छे होंगे तो वे किसानों और भूमि के हितों के बारे में सोचेंगे। लेकिन ज़्यादातर जमींदार क्या थे, वो लालची थे, लापरवाह थे और उन्होंने जो है किसानों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसने वंशानुगत जमींदारों का एक वर्ग बनाया जो समाज में ऊपरी अभिजात वर्ग का गठन करते थे। इस तरीके से जो है जमींदारों का महत्वपूर्ण वर्ग बन गया था। देखिए, कांग्रेस को जो है कहा जाता था ना कि ये तो जमींदारों की कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में होती है तो कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हैं कि और लॉर्ड डफरिन भी कांग्रेस के बारे में यही कहते हैं, ये तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली है, ये समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता था कि इसमें यह तो ना जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है उस समय पर, क्योंकि जमींदारों के पास जमीन थी, इनके पास पैसा ज़्यादा था और ये अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में। तो इसी वजह से जो है जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस कहा जाने लगा था। तो इसके पीछे की वजह स्थायी बंदोबस्त थी कि इस तरीके से जो है किसी चीज़ की अगर पृष्ठभूमि तैयार होती है तो यहाँ से जुड़ी हुई है कि स्थायी बंदोबस्त के टाइम क्या होता है, जमींदारों का एक वर्ग तैयार होता है जो कि ऊपरी अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जो क्या करते थे शानदार और असाधारण जीवन शैली का नेतृत्व करते थे। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझते हुए चलना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और भी अन्य इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि ये तो जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो इस तरीके से जो है आपको कंसेप्ट को समझना है। इसके पीछे क्या कारण था कि जमींदार इतना अमीर होते जा रहे थे और किसान जो है बिल्कुल गरीब होते जा रहे थे, उनकी दयनीय दशा थी। तो इसके पीछे स्थायी बंदोबस्त की एक वजह था, जिसमें कि जमीन का मालिक जमींदारों को मान लिया गया था, उनको वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गया था। इसी कारण क्या है, जमींदार अपने किसानों के प्रति लापरवाह हो गया था, क्योंकि उनको अब इनके अधिकारों से छीना नहीं जाता था। तो बेसिक ड्रॉबैक की बात करते हैं इस सिस्टम्स की। The basic drawback of this system was that the efficiency depended
डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। मतलब ये सिस्टम अगर सफल हो सकता था तो ये टोटली किस पर डिपेंड करता था, लैंडलॉर्ड्स पर। इफ दे वर गुड, अगर वे अच्छे होते, द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स द लैंड वर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। They will improve the land, which will be beneficial for all concerned. But if the Jamidars were evil, they were careless about the plight of the farmers and the conditions of the land. This created a class of hereditary landlords who constituted the upper aristocracy in the society, who led lavish and extravagant lifestyles. जमींदार आमतौर पर क्या थे, ब्रिटिश प्रशासन के पक्षधर थे। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसकी कमी है। 1857 के समय क्या होता है, जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ देते हैं। तो मैंने बता ही दिया आपकी इसकी कमियां क्या थी। अकाल पड़ जाता था तब भी जमींदार जो है किसानों से कर इकट्ठा करते थे। द जमींदार्स वर generally in favor of the British administration and supported the British even during the freedom struggle 1857। हम यहाँ पर 1857 के जो है फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जमींदार थे। जमींदारों को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालिक, जमीन का मालिक बना दिया है, तो ऑफ कोर्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही खड़ा होंगे। तो जमींदारी सिस्टम्स के जो फीचर्स हैं वो इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जमींदारी सिस्टम was introduced by Cornwallis in 1793 through the Permanent Settlement Act. Permanent Settlement Act. It was introduced in the provinces of Bengal, Bihar, Odisha and Varanasi. तो ये important places हैं। It was introduced in the provinces of Bengal, Bihar, Odisha, Varanasi, also known as Permanent Settlement System. Jamidars were recognized as the owner of the lands. Jamidars were given the rights to collect the rent from the peasants. Other important features are, while the Jamidars became the owner of the land, the actual farmers became tenants. The tax was to be paid even at the time of poor yield. The tax was to be paid in cash. This is important features. Before introducing this system, the tax may be paid in kind. The realized amount would be divided into 11 parts. 1/11 of the share belongs to Jamindars and 10/11 of the share belongs to East India Company. अब जो दूसरा सिस्टम की शुरुआत होती है, पहले थी जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं। आज जो है रेतवाड़ी व्यवस्था की भी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो करते हैं, इम्पोर्टेंट है। रेतवाड़ी की, रेतवाड़ी मतलब कि किसानों के साथ यह समझौता किया जाता है। यह दक्षिण भारत की प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। परिचय के प्रमुख क्षेत्रों में मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों और जो ब्रिटिश भारत के कुर्ग प्रांत शामिल थे। यानी कि रेतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था।
तो रेतवाड़ी व्यवस्था, यह इसमें क्या किया गया था, किसानों को जो है भूरा सब इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। इससे पहले आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखा तो आपको पता चल गया होगा, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को कर इकट्ठे करने का अधिकार दिया गया था, और रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक माना गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से सीधा कर इकट्ठा करती थी। तो स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी में कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ याद रखने हैं। और रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ क्षेत्रों में की गई थी। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है मद्रास, बॉम्बे, असम। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, और ये दक्षिण भारत में मद्रास, बॉम्बे, असम में लागू किया गया था। तो आप दोनों को डिफरेंस भी समझना है कि स्थायी बंदोबस्त में क्या डिफरेंस था और रेतवाड़ी व्यवस्था में क्या डिफरेंस था। रेतवाड़ी व्यवस्था में जो स्वामित्व, ओनरशिप का जो अधिकार था वो किसानों को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार अब सीधे किसानों से कर इकट्ठा करती थी, और यह रेतवाड़ी प्रणाली की राशि दर, और इसमें जो है 50% थी, कर इकट्ठा करने की जो दर थी वो 50% थी। जहां भूमि सूखी थी और 60% सिंचित भूमि में थी। हालांकि भूमि का स्वामित्व जो था किसानों के पास था, लेकिन अत्यधिक कर के कारण उन वे क्या होते जा रहे थे, गरीब बनते जा रहे थे। तो इसमें जो राजस्व की दर निर्धारित की वो 50% डिसाइड की, यानी जो है कुल उत्पादन का 50% वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, और बाकी का जो है किसानों के पास रहेगा। लेकिन क्या होता था, भूमि कहीं पर सूखी जाती है, अकाल पड़ गया, जिसके कारण वहां पर उत्पादन नहीं हो पाता था। और इसके अलावा कर दरों में अक्सर वृद्धि हुई थी, और इसमें क्या था, ये स्थायी नहीं था। स्थायी बंदोबस्त में जो है कर को निश्चित कर दिया गया था हमेशा के लिए, यानी जमींदारों को इतना ही टैक्स पे करना वो निश्चित था। लेकिन रेतवाड़ी में क्या है, इसमें यह रखा गया था कि अलग अलग टाइमों पर क्या है, करों में धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। इसकी वजह से क्या है, किसान और गरीब बनता जा रहा था। तो रेतवाड़ी सिस्टम was introduced by Thomas Munro in 1820. So this is important points. Highlight कर देते थॉमस मुनरो। This was the primary land revenue system in South India. Major areas of introduction include Madras, Bombay, parts of Assam, and Kuruk provinces of British India. Here, the British India implemented Retwadi system. In Retwadi system, the ownership rights were handed over to the peasants. तो यहाँ पर जो ओनरशिप राइट्स हैं वो पीजेंट्स को दिए जाते हैं, और परमानेंट सेटलमेंट जिसको स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, उसमें जो है यहाँ जमींदारों को ओनरशिप राइट्स दिए गए थे। तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंस को समझना है। तो रेतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। तो these are important features of रेतवाड़ी systems. So British government collected tax directly through peasants. The revenue rates of Redwadi system were 50% where the lands were dry and 60% in the irrigated land. तो
मतलब 50% जहाँ सूखा होता था वहाँ से तो 50% कर निर्धारित किया गया था, लेकिन जहाँ पर सिंचाई की जा सकती थी वहाँ पर जो रेवेन्यू रेट्स है वो 60% रखा गया था। यानी कि इन्होंने जो है डिफरेंशिएशन किया था कि जो जो जमीन पर जो है, अगर जमीन सूखी है तो वहाँ पे सिर्फ 50% निर्धारित किया टैक्स का, लेकिन जहाँ सिंचाई की जा सकती थी वहाँ जो है रेवेन्यू रेट्स इन्होंने 60% फिक्स किया रेतवाड़ी व्यवस्था में। Though ownership of the land was vested with the farmers, excessive tax impoverished them. Furthermore, the tax rates were frequently increased. तो इसमें जो है टैक्स रेट्स वो क्या है, इंक्रीज होते रहते थे, जबकि परमानेंट सिस्टम में रेट्स को फिक्स्ड किया गया था जमींदारों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड नहीं थी, इसको इसमें इंक्रीज होता रहता था रेट्स में। अब जो तीसरा तीन जो सिस्टम थे, उसमें तीसरी थी महलवारी प्रणाली। पहले स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है, फिर रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है, फिर एक महलवारी रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत होती है। इसमें जो कर इकट्ठा करने का अधिकार है वो पूरे गांव को दे दिया जाता है। तो महल मतलब गांव का समूह। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1822 में होती है और हॉल्ट मैकेंजी इसकी शुरुआत करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इतना महत्वपूर्ण कंटेंट एक साथ कहीं पर भी किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी इतना डिटेल में, और साथ में ये भी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्लास को जो है लास्ट तक आप देखिए, अटेंड कीजिए और रेगुलर रहिए, तभी आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में, ये टाइम याद रखना, एग्जाम्स में पूछा गया है। और होल्ट मैकेंजी की शुरुआत करते हैं। बाद में जो है विलियम जो बेंटिंग थे 1833 में, जब गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उस टाइम में इन्होंने इस व्यवस्था में सुधार किया था। ये भी याद रखना कि इस प्रणाली में सुधार जो है विलियम बेंटिंग के समय में होता है, और यह उत्तर पश्चिम भारत में प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये प्राथमिक भू राजस्व उत्तर पश्चिम भारत में थी। इससे ब्रिटिश भाग के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी में लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से पूछे गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना। महलवारी प्रणाली को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रांत, पंजाब, गंगा घाटी, आगरा में लागू किया गया था। इस प्रणाली में भूमि को महलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक महल में एक या एक से अधिक गांव होते थे। जहाँ स्थायी बंदोबस्त में कर इकट्ठा करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, रेतवाड़ी में कर इकट्ठा करने का अधिकार किसानों को दिया गया था। और जहाँ महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, पूरे गांव को ही से ही ईस्ट इंडिया कंपनी समझौता करती है और कहती है कि आपको जो है इस जमीन से कर इकट्ठा करके पूरे गांव का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वो यहाँ से कर इकट्ठा करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करवाएगी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी समझना है कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त क्या था और रेतवाड़ी क्या था। आपको पहले इनका मतलब समझना चाहिए। ये अलग अलग प्रांतों में लागू की गई थी। पूरे, मैंने बताया ना, गांव को ही महल कहा जाता था। पूरे गांव को कर इकट्ठा करने के लिए एक इकाई माना गया। ग्राम प्रधान या ग्राम समिति को कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। स्वामित्व के अधिकार किसानों के पास नहीं थे। इस व्यवस्था में भी कर की दर अत्यधिक थी। महलवाड़ी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था और रेतवाड़ी व्यवस्था दोनों के कई प्रावधान थे, यानी कि जो कई विशेषताएं इसमें शामिल की गई थी, जमींदारी व्यवस्था की और रेतवाड़ी की भी इसमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
याद रखना महलवाड़ी से 1822 में इसकी शुरुआत हुई। होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की। पंजाब गंगा घाटी में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें क्या है, पूरे गांव को जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गांव को यह अधिकार देती है कि वे वहां से बूरा से इकट्ठा करके और कंपनी के पास जमा करवाएगी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी इसको क्या है हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ये इंग्लिश में कंटेंट है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं। तो महलबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 बाय होल्ट मैकेंजी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। लेटर द सिस्टम वाज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिंग। तो महलवाड़ी व्यवस्था के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो विलियम बेंटिंग का जुड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि विलियम बेंटिंग ने कौन सी व्यवस्था में सुधार किया था, तो इसने किया था महलवाड़ी व्यवस्था में। दिस वाज द प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया and it was introduced in Central Province, Northwest Frontier, Agra, Punjab, Gangetic Valley. So these are important places where Malbari system was implemented by East India Company. In this system, the land was divided into mahals. Each mahal uh, comprises one or more villages. The entire village was considered as a single unit for tax collection. यानी गांव, पूरे गांव में हर किसान से अलग अलग कर इकट्ठा ना करना पड़े, इसलिए जो है एक गांव में जो किसान थे वो क्या करते थे, वो जो सरपंच होता था उसके जरिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट उसी से जो है कर इकट्ठा करवाती थी। The village headman or villages committee was assigned the responsibility to collect tax. Ownership rights were vested with the peasants. The tax rate was excessive in this system too. The Malwari system had many provisions of both the जमींदारी सिस्टम एंड रेतवाड़ी सिस्टम। रेतवाड़ी में किसानों को ही जो है जमीन का मालिक माना गया था, तो इसमें भी जो ओनरशिप राइट्स हैं वो किसानों के पास था। तो इस तरीके से जो कुछ प्रावधान जो जमींदारी सिस्टम और रेतवाड़ी सिस्टम की थी वो महलवाड़ी में भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जाम्स में वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि महलवारी नामक राजस्व की नई प्रणाली किसने तैयार की थी। अभी आपको मैंने बताया इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि महलवाड़ी नामक राजस्व की प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर है होल्ट मैकेंजी। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। याद रखना मैं से मैकेंजी, तो आपको याद रहेगा। महलवाड़ी को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई भूल जाते हैं हम जो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंसेप्ट तो हमें फिर भी याद रहता है, जब हम उसको समझ के कंसेप्ट को याद करते हैं तो याद, लेकिन जब नाम की बात आती है तो हम अक्सर नाम को एग्जाम्स में भूल जाते हैं। इसलिए आप महल से मैं से मैकेंजी को याद रखिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो who devised the new system of revenue called Mahalwari? The right answer is B. Holt Mackenzie. तो मैंने आपको जब कंसेप्ट समझा रही हूँ तो उसके साथ साथ बता दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस का जो है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको ऐड किया है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा पूरा फोकस आपके जो है एग्जाम्स के ऊपर है कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वही हम आपको पढ़ाएं, उसी तरीके से आपकी जो है तैयारी करवाएं। मूनरो प्रणाली किसने विकसित की थी।
तो मुनरो प्रणाली थॉमस मुनरो ने की थी, इसको भी इसके नाम से याद रखा जाता है। ठीक है, थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था जिसको कहते हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुनरो प्रणाली यानी रेतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। तो हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम? तो थॉमस मुनरो हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम्स। तो इस तरीके से समझना है, थॉमस मुनरो ने ही रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी और मद्रास में, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत करते हैं, मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में करते हैं, इसलिए इसको मुनरो प्रणाली भी कह देते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है एग्जाम्स में। तो इस तरीके से ये हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस पर बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने आपको वो सभी पॉइंट्स आज की क्लास में आपको हाईलाइट किया है। तो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं लैंड रिवेन्यू के बारे में, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड, रेतवाड़ी से रिलेटेड, महलवाड़ी, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का पेपर हो, या फिर पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हो, टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर हो, इन सभी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उन सभी को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो आज की क्लास है ये इम्पोर्टेंट है, मैं वही टॉपिक आपको कराती हूँ जो जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप फिलर फॉर्म चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में देखिए मेरी सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो बाकी क्लासेस हैं, 25 क्लासेस हो चुके हैं, वहाँ पर आपको हर रोज मैंने एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक करवाया है और उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो वहाँ पर मैंने बताया है साथ के साथ। तो आप बाकी प्रीवियस क्लास को जाके देखिए, आपको अच्छे से हर टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखना, हमारा सी टेट जो बैच हो अभी शुरू हुआ है और ये फुल कोर्स इसमें करवाया जाएगा, पूरा कोर्स आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो आपको बस क्या है, रेगुलर रहना है, 9 बजे मंडे टू सैटरडे सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करना है। जो स्टूडेंट्स किसी कारण से लाइव अटेंड नहीं कर पाते वो बाद में भी देख सकते हैं फिलर फॉर्म चैनल पे जाके, वहाँ आप जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट टाइप करिए मेरे नाम से वर्षा। ठीक है, तो और हमारे ये केवीएस के लिए पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट का सबकी तैयारी जो है अच्छे से आपको करवाई जाएगी। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 8209837844। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आप जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक जो है एनसीईआरटी का पढ़ना चाहते हैं, मैं उस पर क्लास ले लूँगी कल। अगर आप अभी चैट बॉक्स में बता देंगे कि आप जो है कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे। आप चैट बॉक्स में जो है अगर आपको कोई डाउट्स है वो भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बस क्या करना है, रेगुलर रहना है, ठीक है, और उसी से आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, कहीं पर भी आपको जो है जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको इंक्लूड करती हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।